आज हम नर एवं युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पादपों में जो लैंगिक अंग होता है वो मुख्य रूप से पुष्प होता है। पादपों में लैंगिक अंग मुख्य रूप से पुष्प होता है। पुष्प पादपों का लैंगिक अंग होता है। इसी में नर युग्मक और मादा युग्मक जो जननांग होते हैं, नर जननांग में नर युग्मक और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक नर जननांग पुंकेसर में बनता है और मादा युग्मक मादा जननांग स्त्री केसर में बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था, आज फिर देखते हैं। पुष्प शाखा से जिस वृंत के द्वारा जुड़ा रहता है उसे कहते हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। पुष्प वृंत का ऊपर का भाग फूला हुआ होता है, चौड़ा होता है, जिसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्कर पाए जाते हैं। जो बाहरी चक्कर होता है उसे बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल सभी पादपों में हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल के अंदर की ओर जो चक्कर होता है उसे दलपुंज कहते हैं, दल कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। ये रंगीन होते हैं। दल के अंदर की ओर जो संरचना होती है उसे पुंकेसर कहते हैं। पुमंग भी कहते हैं, पुंकेसर। सबसे अंदर की जो संरचना होती है उसे स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में मादा युग्मक का निर्माण होता है, पुंकेसर में नर युग्मक का निर्माण होता है। आज हम देखेंगे कि पुंकेसर, स्त्री केसर की संरचना कैसी होती है, इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं हम पुंकेसर की संरचना के बारे में। पुंकेसर या पुमंग की संरचना। पुंकेसर पादपों का नर जननांग होता है। पुंकेसर का जो ऊपर का भाग होता है फूला हुआ उसे परागकोश कहते हैं। परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना को योजी कहते हैं। परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना को योजी कहते हैं। परागकोश पुष्पासन से एक धागे के समान पतले वृंत से जुड़ा रहता है, जिसे पुतंतु कहते हैं। पुंकेसर मुख्य रूप से 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है: परागकोश, योजी
पूतंतु। पुंकेसर में जो ऊपर गोलाकार भाग होता है, फूला हुआ होता है, उसे प्रागकोश कहते हैं। प्रागकोश दो पालियों में बटा होता है। दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना होती है, उसे योजी कहते हैं। योजी सरल उत्तक की बनी हुई संरचना होती है। प्रागकोश एक पतले धागे के समान व्रंत से जुड़े रहते हैं, जिसे पूतंतु कहते हैं। जब हम प्रागकोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना का अध्ययन करते हैं तो प्रागकोश के अंदर हमें 4 पालियां दिखाई देती हैं। हम प्रागकोश को अनुप्रस्थ अर्थात क्षैतिज रेखा के अनुसार काटते हैं। जब इसे देखते हैं प्रागकोश को, तो इसमें हमें 4 पालियां दिखाई देती हैं। प्रत्येक प्रागकोश की पाली में प्रागकोश की एक पाली ये और दूसरी पाली ये। प्रागकोश की प्रत्येक पाली द्विपालित होती है, अर्थात प्रागकोश की एक पाली भी 2 पालियों में बटी होती है। तो इस तरह से जो प्रागकोश है उसमें 4 पालियां दिखाई देती हैं, अर्थात प्रागकोश चतुकोष्ठीकीय दिखाई देता है। जो चतुकोष्ठीकीय संरचना होती है प्रागकोश की, उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं या प्रागपुट कहते हैं। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु या प्राग कणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु या प्राग कणों का निर्माण होता है। प्राग कण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है। प्राग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है। प्रागकणों को लघु बीजाणु भी कहा जाता है। इसी प्रकार से पुंकेसर या पुमंग को लघु बीजाणु प्रण भी कहते हैं। लघु बीजाणु प्रण भी कहते हैं। जब हमें प्रागकोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाते हैं तो प्रागकोश की जो प्रत्येक पाली होती है वो हमें 2 पालियों में बटी हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से प्रागकोश चतुकोष्ठीकीय या 4 पालियों के अंदर बटा हुआ दिखाई देता है। इन्हीं कोष्ठकों को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जिनमें प्रागकणों का निर्माण होता है। प्रागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है। अधिकांश पौधों में जो प्रागकोश होते हैं वो द्विपालित होते हैं, लेकिन जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, मालवेसी कुल के पौधों में प्रागकोश एक पालित होता है, अर्थात उसमें योजी नहीं पाई जाती है। मालवेसी कुल के पौधों में प्रागकोश एक पालित होता है, केवल एक ही कोष्ठक का बना होता है, जैसे कि गुड़हल, भिंडी, कपास आदि। इन पौधों में प्रागकोश एक पालित होता है। प्रागकोश
में लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी में 4 कोष्ठक होते हैं। लघु बीजाणु धानी चतुष्कोष्ठकीय होती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राग कोश भित्ति। दूसरा भाग है बीजाणु जन कोशिकाएं। पहला भाग है प्राकोश भित्ति, दूसरा भाग है बीजाणुजन्य कोशिकाएं। लघु बीजाणुधानी या प्राकोश की जो भित्ति होती है मुख्यतः रूप 4 भागों में बटी होती है। प्राकोश की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है या लघु बीजाणुधानी की जो सबसे बाहर की भित्ति होती है, लघु बीजाणु धानी लघु बीजाणुधानी की सबसे भारी परत को या प्रागकोश की भित्ति की सबसे भारी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा के अंदर वाली परत को अंतः स्टिशियम कहते हैं। अंतः स्टिशियम के अंदर वाली परत को मध्य परत, मध्य परत के अंदर वाली परत को अर्थात सबसे अंदर वाली परत को टेपिटम कहते हैं। टेपिटम में बीजाणुजन उत्तक होते हैं जो लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण करते हैं। हम एक पाली की कोशिकाओं के अनुसार संरचना का अध्ययन करते हैं केवल इस पर। यह सबसे बाहर वाली परत है लघु बीजाणुधानी की, जो कि एक कोशिकीय स्तर की होती है। बाह्य त्वचा एक कोशिकीय स्तर की होती है। परागकोश की जो बाह्य त्वचा होती है वह लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करती है। यह लघु बीजाणुधानी का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर जो परत होती है उसे अंतःस्टिशियम कहते हैं। अंतःस्टिशियम भी एक कोशिकीय स्तर की होती है।
बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम। मध्य परत यह 1 से 3 कोशिकीय स्तर की होती है, और जो सबसे अंदर वाली परत होती है टेपिटम, यह भी 1 कोशिकीय स्तर की होती है। टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, सघन कोशिका द्रव्य होता है। मध्य परत, टेपिटम, और टेपिटम में लघु बीजाणुओं का या प्राग कणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी की संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्राग कोश भित्ति और बीजाणुजन्य कोशिकाएं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राग कोश भित्ति। प्राग कोश भित्ति में मुख्य रूप से 4 परतें पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी की भित्ति में मुख्य रूप से 4 परतें पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा 1 कोशिकीय स्तर की होती है। बाह्य त्वचा 1 कोशिकीय स्तर की होती है। बाह्य त्वचा लघु बीजाणुधानी का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। बाह्य त्वचा के अंदर वाली परत को अंतःस्थिशियम कहते हैं। बाह्य त्वचा के अंदर वाली परत को अंतःस्थिशियम कहते हैं। अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं को अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं को ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोस का संग्रह होता है। अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोस का संग्रह होता है, जिससे इनकी कोशिकाओं में सेल्यूलोज के रेशों की पट्टियां बन जाती हैं। ये जो रेशेदार पट्टियां होती हैं, इनकी आकृति यूं की तरह होती है। रेशेदार पट्टियों की आकृति यूं की तरह होती है। ये पट्टियां, सेल्यूलोज की पट्टियां आर्द्रता ग्राही होती हैं। सेल्यूलोज की पट्टियां आर्द्रता ग्राही होती हैं। ये आर्द्रता को ग्रहण करती हैं, जिससे लघु बीजाणुधानी के अंदर स्फुटन होता है, अर्थात परिपक्व लघु बीजाणुधानी फटे जाती है। जैसे ही परिपक्व लघु बीजाणुधानी फटती है, तो इसमें से परागकण मुक्त हो जाते हैं। अंतःस्थिशियम के अंदर वाली जो परत है कोशिकाओं की, उसे मध्य परत कहते हैं। मध्य परत अल्पकालिक होती है, अर्थात जैसे ही लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है, तो मध्य परत नष्ट हो जाती है। मध्य परत 1 से 3 कोशिकीय स्तर की होती है। मध्य परत 1 से 3 कोशिकीय स्तर की होती है। इसकी कोशिकाएं अल्पकालिक होती हैं। ये बीजाणुजन ऊतकों को पोषण देती हैं।
टेपिटम के अंदर जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं उन्हें पोषण देती हैं और परिपक्व अवस्था के अंदर ये नष्ट हो जाती हैं। लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर वाली परत होती है टेपिटम। लघु बीजाणुधानी के सबसे अंदर वाली परत होती है टेपिटम। टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक बड़ा होता है, कोशिका द्रव्य सघन होता है। टेपिटम के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। टेपिटम दो प्रकार की होती हैं। पहली टेपिटम है अमीबीय टेपिटम, अमीबीय टेपिटम। दूसरी स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। टेपिटम को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है अमीबीय टेपिटम, दूसरा भाग है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम की कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य अमीबीय गति करता हुआ परागकणों को पोषण देता है, जैसे कि ट्रेनस्केंसिया, टाइफा पौधों में। स्त्रावी या ग्रंथिल जो टेपिटम है, इनकी कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य ग्रंथियों से हार्मोनों की तरह स्त्रावित होता रहता है, इसीलिए उसको स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम कहा गया है। लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर वाली परत है टेपिटम। टेपिटम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अमीबीय टेपिटम, दूसरा भाग है स्त्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम का कोशिका द्रव्य अमीबीय गति करता हुआ बीजाणुजन उत्तकों को पोषण देता है। स्त्रावी ग्रंथिल टेपिटम का कोशिका द्रव्य ग्रंथियों की तरह स्त्रावित होता रहता है और बीजाणुजन उत्तकों को पोषण देता है। अगला टॉपिक है टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य। टेपिटम का पहला कार्य, टेपिटम की कोशिकाएं बीजाणुजन उत्तकों को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा, टेपिटम परागकणों या लघु बीजाणुओं को भी पोषण प्रदान करती हैं। परागकणों या लघु बीजाणुओं को भी पोषण प्रदान करती हैं। टेपिटम की कोशिकाओं से कैलोज एंजाइम का स्त्रवण होता है। कैलोज एंजाइम। टेपिटम की कोशिकाओं से कैलोज एंजाइम का स्त्रवण होता है। कैलोज एंजाइम चतुष्क का निर्माण करता है। टेपिटम की कोशिकाएं पौधों में IAA एंडोएसिटिक अम्ल का भी स्त्रवण करती हैं। टेपिटम की कोशिकाओं से प्रोयूबिस काय के कणों का स्त्रवण होता है। प्रोयूबिस काय के कण पराग कणों के ऊपर बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करते हैं। टेपिटम का पहला कार्य है बीजाणुजन उत्तकों को पोषण प्रदान करना। दूसरा कार्य है परागकणों को पोषण प्रदान करना। तीसरा कार्य है टेपिटम की कोशिकाओं से कैलोज एंजाइम का स्त्रवण होता है। कैलोज एंजाइम चतुष्क परागकणों पर कैलोज परत का अपघटन करते हैं। टेपिटम
IAA इंडो एसिटिक अम्ल का भी स्त्रवण करती है। टेपिटम की कोशिकाओं से प्रोयूबिस्काई के कण स्रावित होते हैं। ये कण पराग कणों का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करते हैं। परागकोश की संरचना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। लघु बीजाणुधानी की संरचना को हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग था परागकोश भित्ति। परागकोश भित्ति की 4 परतें होती हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्यप्रत और टेपिटम। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना का दूसरा भाग है बीजाणुजन्य कोशिकाएं। बीजाणु जन्य कोशिकाएं। टेपिटम के अंदर की ओर एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उन कोशिकाओं को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। टेपिटम के अंदर की ओर कोशिकाओं के समूह को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं लघु प्राग मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्राग मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस तरह से लघु बीजाणुधानी की संरचना को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग परागकोश की भित्ति में 4 परतें होती हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्यप्रत और टेपिटम। और दूसरा भाग होता है बीजाणुजन्य कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं परागमात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और परागमात्र कोशिकाएं टेपिटम के अंदर परागकणों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बीजाणुजन कोशिकाएं परागकणों का निर्माण किस प्रकार से करती हैं। लघु बीजाणु जनन। परागमात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु या परागकणों के निर्माण होने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। टेपिटम में जो परागमात्र कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे परागकणों का निर्माण होता है। उसी क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया किस प्रकार से होती है ये देखते हैं। टेपिटम के अंदर की ओर जो कोशिकाओं का समूह होता है उन कोशिकाओं के समूह को प्राथमिक बीजाणु जन्य कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं ये परागमात्र कोशिकाओं में विकसित हो जाती हैं। परागमात्र कोशिकाएं पोलेन मदर सेल
प्रागमात्र कोशिकाओं में विकसित हो जाती हैं। प्रागमात्र कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं। प्रागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन पश्च। जैसे प्रागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पश्च होता है तो ये कोशिकाएं द्विगुणित से अगुणित हो जाती हैं और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इन कोशिकाओं में दोबारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। दोनों कोशिकाओं से दो दो कोशिकाएं बनती हैं अगुणित गुणित। तो इस प्रकार से प्रागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को लघु बीजाणु या प्रागकण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु या प्रागकणों का निर्माण होता है। इसी क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रारंभ में ये चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में होते हैं, अर्थात चारों लघु बीजाणु एक जगह जुड़े हुए होते हैं, जिसे प्रागकणों का चतुष्क कहते हैं। प्रागकणों का जो चतुष्क होता है वो 4 प्रकार का